अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं अब्दुल जवाद सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जवाद सुमरो के साथ। शुरू करते हैं आज की ख़बरें। जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क में एक इंतशार की फ़ज़ा है, हर तरफ परेशानी का आलम है और लोग इस गुमोगू की कैफियत में हैं कि क्या होने वाला है और क्या होने जा रहा है। तो हम कहानी को उस जगह से शुरू करते हैं जहाँ से हम व्लॉग ख़त्म किया था और उसके बाद से जो हालात हुए हैं उससे हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। कल आपको याद होगा कि शाम को पार्लियामेंट का इजलास शुरू हुआ, जिसने बहुत सख्त मौक़ूफ़ अपनाया और मेरे ख़्याल में ये मौक़ूफ़ इनको 6 महीने पहले करना था, तो इतने मसाइल ही जन्म लेते। मैंने तो पहले ही 6 महीने पहले ही तजवीज़ किया था स्पीकर को कि इनको बुलाएं अपने सामने और कोर्ट वालों को ये अपने सामने बुलाएं, क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम है। इनको सारा दिन यहाँ खड़ा करके रखें ताकि इनको पता चले कि इनकी हैसियत क्या है। लेकिन चलो, देर आमद दुरुस्त आमद, इन्होंने फिर भी वो बात कर दिखाई और बहुत ही ज़बरदस्त इब्तिदा की बिलावल भुट्टो साहब ने। बिलावल भुट्टो ने इनकी मंजी ठोक के रख दी और बहुत ज़बरदस्त कहा और कहा कि इसका इस्तेहकाक कमेटी के नाम सामने 3 लोगों के नाम आने चाहिए। उनको 3 लोगों को तो इन्हें पार्लियामेंट में बुलाना चाहिए और बिल्कुल बुलाना चाहिए। बाद में बजीज़ ताहिर जो MNA हैं, मुस्लिम लीग नून के मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने भी कहा कि हाँ, इस्तेहकाक कमेटी को ये तजवीज़ दी जाए ताकि वो इनको बुलाएं और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसके अलावा फिर मोहसन दावड़ ने भी जो है कहा, उसने तजवीज़ दी कि पूरी पार्लियामेंट को ही इस्तेहकाक कमेटी में बदल दिया जाए और पार्लियामेंट के सामने इन लोगों को पेश किया जाए। तो इतनी धुआंधार तकरीरों के बाद माहौल इंतहाई गर्म था। उसके बाद सारी रात PTI वाले सोशल मीडिया पे लगे हुए थे और इनके यूथिए दिमाग रखने वाले जो एंकर हैं, इनके दानश्वर हैं, वो टीवी चैनल्स पर व्लॉग्स में समी इब्राहिम जैसे जो हिजड़ों से थप्पड़ खाते हैं पेमेंट के हवाले से, ऐसे लोग बैठ के तबसरे कर रहे थे। बस शहबाज शरीफ गया, हुकूमत गई, बस कल शादमानी का दिन है और सारी रात ये भंगड़े डालते रहे। लेकिन अब आज जब अदालत चली, अदालत शुरू हुई, तो ये PTI वालों को मायूस कर गई। उनकी जो शादी माने और खुशियाँ थी उनको वो सिर्फ मातम बिछ गई और मातम में बदल गए। वो ये कैसे हुआ? ये हुआ पार्लियामेंट के उस प्रेशर के बाद। आज 3 रुकनी बेंच ने जो काम शुरू किया, जब समाअत शुरू की तो न 21 अरब रुपए की डिमांड की बात की गई, न 14 मई के इलेक्शन की बात की गई। तो सिर्फ यहाँ तक की गई कि भाई इंतखाबात कराने के लिए तमाम जमायतें इत्तेफाक करें और मिल बैठें और कमेटियाँ बनाएं और आपस में बैठें और हुकूमत भी बैठे और PTI वाले भी बैठे। दोनों तरफ से संजीदगी नज़र नहीं आ रही। लेकिन फिर जो है नाइक साहब ने भी अपना रोस्टर पे आके बयान दिया और अटॉर्नी जनरल ने भी बयान दिया। तो उसके बाद ये लगा कि अब सूरत हाल इनके कंट्रोल में आ गई है। 2 जजेस तो बिल्कुल ही खामोश बुत बने बैठे थे। उन्होंने पूरी कार्रवाई के दौरान एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। थोड़ी बहुत जो बातें की या रिमार्क्स दिए वो सिर्फ चीफ जस्टिस के थे। चीफ जस्टिस के अलावा किसी ने कोई रिमार्क्स नहीं दिया। 2 जजेस ऐसे बुत बने बैठे थे। ऐसे लग रहा था कि जैसे आज ये यहाँ गर्मी का माहौल नहीं बन के कोई बर्फानी मौसम चल रहा हो सुप्रीम कोर्ट में। तो यूँ यहाँ से नाकाम हो गए। आखिर में शामन कुरैशी ने जो मुल्तान के दवा पी रहे हैं, उसने फिर आग लगाने की कोशिश की और रोस्टर पे आके कहा कि आप देखें पार्लियामेंट में कल बिलावल ने किस तरह सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बातें की हैं, फलां ने बातें की हैं, पार्लियामेंट ने ये क्या मजाक उड़ाया है। लेकिन दवा पीर को चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है, सियासी बयान होते हैं, सियासी बातें यहाँ न करो, केस के मुतल्लिक बात करो। यूँ शाहन कुरैशी ने जो बेंच को उकसाने की कोशिश की, उसमें वो बुरी तरह नाकाम हो गए और यूँ PTI वाले मुंह लटकाते हुए बाहर निकले कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। पहले भी था, इमरान खान को भी अंदाज़ा है कि इंतखाबात नहीं होंगे, सिर्फ एक सूबे में नहीं होंगे। लेकिन ये पूछना ज़रूर चाहिए। आज सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह ने भी यही बात की अपने एक बयान में कि क्या 9वें रोज़ का कानून सिर्फ पंजाब के लिए? कौमी असम्बली को जो है कितने दिन गुजर गए हैं, 100 दिनों से ज़्यादा, 200 दिन भी गुजर गए हैं और तमाम हाई कोर्ट्स STA आर्डर देकर वहाँ इंतखाबात रोक के बैठे हुए हैं। वहाँ आइन की खिलाफवर्जी नहीं हो रही।
वहाँ 90 अरकान के असम्बली के इंतखाबात होने थे, कौमी असम्बली के, वो रुके हुए हैं। वहाँ आइन की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। KPK में 90 रोज़ का कानून लागू नहीं होता। वहाँ का कानून क्या फारसी में लिखा हुआ है कि वहाँ आइन दूसरा है, पंजाब के लिए आइन दूसरा है। असल ये एक बड़ी साजिश थी। इस साजिश का बुनियादी मकसद पाकिस्तान में 1 यूनिट नाफिज करना था, जो इमरान खान के दिमाग में खनास भरा हुआ है कि मैं मुल्क का सदर बन के डंडे के ज़ोर पे चलाऊं, जिसको चाहूँ बंद करूं, जिसको चाहूँ छोड़ूं। ये उसी इमरानी प्रोजेक्ट का हिस्सा था और ये इसके सहूलतकार थे, जिनका बुनियादी मकसद सिर्फ ये है कि पंजाब में इंतखाबात पहले हो जाए। क्योंकि अगर पहले पंजाब में इंतखाबात होते हैं तो जैसे जैसे करके सितंबर से जो शख्स रिटायर हो रहा है वो चाहता है कि इससे पहले मैं इमरान को अच्छी पोजीशन में ले आऊँ, तो वो पंजाब के इंतखाबात करा के इसको सहूलतकारी करते और फिर पंजाब में जो ट्रेंड बनता फिर पूरे पाकिस्तान का ट्रेंड बन जाता। और फिर यूँ पंजाब के इंतखाबात हर 5 साल बाद 6 महीने पहले होते और ये सूरत हाल लागू रहती कि पंजाब में जो जीतेगा मरकज़ में गवर्नमेंट वही बनाएगा। तो सूबों में भी फिर लोग अपनी हिम्मत हार देते और फिर उसी पार्टी को वोट देते और यूँ PTI और ये सहूलतकारों का गठजोड़ जो है, ये गठबंधन इनका चलता रहता और आवाम और ये मुल्क पिसता रहता। लेकिन मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली ज़रदारी, नवाज शरीफ, इनको सलाम है कि इन लोगों ने इनकी सारी साजिशों को मुंह तोड़ जवाब दिया है और पहली बार इन्होंने सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। एक मौक़िफ़ इन्होंने अपनाया था आर्मी चीफ के तकर्रुर पे, उस पर भी इन्होंने बाजवा की धमकियों को परवाह नहीं की और अब भी इन्होंने वही मौक़िफ़ अपनाया है कि कुछ भी हो जाए, पार्लियामेंट जाए, जमहूरियत जाए, कुछ भी हो, लेकिन अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे और अपने मौक़िफ़ पे डटे रहे हैं। और उसकी वजह है कि आज पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम हुई है और सुप्रीम कोर्ट की थोड़ी पसपाई हुई है। उसके बाद आज पार्लियामेंट का इजलास दोबारा हुआ है। उसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अचानक एतमाद का वोट लिया और उसे 180 अरकान असम्बली ने एतमाद का वोट देकर कामयाब कराया। एक वोट उसका कम हुआ क्योंकि एक वो जो वज़ीर मज़हबी उमूर मौलाना अब्दुल शकूर फौत हो गए हैं, उनका वोट रह गया, लेकिन फिर भी 180 वोट लेकर फिर वो कायदे-ए-ऐवान मुंतखब हो गए। वज़ीर-ए-आज़म ने एतमाद का वोट ले लिया, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद जो है वज़ीर-ए-आज़म ने धुआंधार खिताब किया। 2018 इंतखाबात में साकिब नासूर और भाजपा ने किस तरह मिलकर RTS बिठाई और किस तरह PTI को जिताया, उस पर उन्होंने कहा है कि एक कमीशन बननी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। उसके अलावा उन्होंने सख्त मौक़िफ़ अपनाया। बिलावल भुट्टो ने भी अपने खिताब में अपना सख्त मौक़िफ़ दिया। उसके बाद जिन लोगों ने भी खिताब किया है सब ने, अख्तर मेंगल ने, सब ने इंतहाई सख्त बयान दिए और वज़ीर-ए-आज़म ने ये भी कहा कि हमें 2-3 का फ़ैसला मंजूर नहीं, हमें 3-4 वाला फ़ैसला उसी के साथ हैं। और वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने भी यही बात कही कि हम 3-4 के फ़ैसले के साथ हैं, 2-3 के फ़ैसले के साथ नहीं। और ये जो 3 हम ख्याल जजेस हैं, ये PTI के जो हैं टाइगर फोर्स का हिस्सा हैं, हम इनके फ़ैसलों को नहीं मानते और ये बहुत बड़ी एक बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके बाद आज मौलाना फजल रहमान ने भी अपनी पार्टी का इजलास बुलाया। मौलाना फजल रहमान ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने ये नहीं कहा कि हम अदालत के फ़ैसले नहीं मानेंगे, लेकिन हम इन 3 हम ख्याल जजों के फ़ैसले नहीं मानेंगे, इन पर हमें मजबूर नहीं किया जा सकता और अदालत हमें मजबूर नहीं कर सकती कि हम किसी सियासी जमात के साथ मुज़ाकरात करें। हाँ, इलेक्शन कमीशन बुलाए तो इलेक्शन कमीशन का काम है ये, वहाँ बैठकर मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हथौड़े के ज़ोर पर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। मरदमशुमारी के हवाले से भी मौलाना फजल रहमान ने अपने ख़दशात का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि हर मुल्क में आबादी बढ़ रही है, ये कैसी मरदमशुमारी हुई है कि पाकिस्तान की आदमशुमारी कम हो गई है, क्योंकि ये डिजिटल आदमशुमारी है। देहातों में, छोटे शहरों में लोगों को समझ नहीं आ रही, वो जो फार्म भर के दे रहे हैं लोग या उनसे भरवाया जा रहा है, वो फार्म अपडेट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उसका किसी को कुछ पता नहीं। लोग कह रहे हैं हम ये खुद फार्म जाके भरेंगे जो आ रहे हैं, ये सुपरवाइज़र वगैरह, लेकिन मेरा ख्याल है ये इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। और कराची से भी MQM की भी शिकायत चल रही है। सिंध गवर्नमेंट ने भी आज उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। मुराद अली शाह ने कहा कि इस पर तमाम वज़रा से ब्रीफिंग लेकर वो फिर वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। तो ये मरदमशुमारी 2018 के इंतखाबात की तरह मशकूक हो रही है। इसको ज़रा देखना चाहिए कि एक मुल्क में 5 साल में आबादी बढ़ने के बजाय कम कैसे हो सकती है। KPK में भी आबादी कम हुई है, कराची और अंदरूनी सिंध में
पंजाब में भी हर जगह पे जो है, क्योंकि देहातों में लोगों को सही तौर पे नहीं गिना गया, बल्कि कराची में MQM वालों का तो ये दावा है कि कराची में भी लोगों को नहीं गिना गया। वहाँ जमात इस्लामी ने भी एहतजाज किया है, दूसरे लोगों ने भी किया है। तो इस चीज़ को देखना चाहिए और इस पर दोबारा गौर करना चाहिए, या फिर इसको मैन्युअली दोबारा नए सिरे से कराना जो है मरदमशुमारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसी मरदमशुमारी होनी चाहिए जो सबके लिए काबिल कबूल हो। ऐसी मरदमशुमारी नहीं चाहिए जिस पर तमाम सूबों को, तमाम जमातों को इख्तलाफ हो, और ये इख्तलाफ फिर आगे जाकर पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होते हैं। मुआशी तौर पर पाकिस्तान की पोजीशन बेहतरी की तरफ जा रही है। इसहाक डार ने बहुत उम्दा तरीके से चीज़ों को कंट्रोल किया हुआ है। अब सिर्फ इनको एक काम और करना है कि अफ़गानिस्तान की जो स्मगलिंग हो रही है उस स्मगलिंग को रोका जाए। अगर वो स्मगलिंग रुक गई तो यकीनन फिर पाकिस्तान के लिए अच्छे हालात पैदा हो जाएंगे। उसके अलावा भारत के साथ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो इंडिया जाने वाले हैं, वहाँ मुज़ाकरात करेंगे। उसके बाद कोई ब्रेक थ्रू हो जाए और भारत के साथ तिजारती सरगर्मियाँ दोबारा शुरू हो जाएं तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छा होगा कि हमें सस्ती चीज़ें मिलेंगी, पड़ोस से मिलेंगी, ट्रांसपोर्ट के कम खर्चे पे आएंगी, और यूँ हम एक दूसरे मुल्कों को आपस में चीज़ें देंगे। और ईरान के साथ भी ट्रेड होनी चाहिए, जो थोड़ी बहुत चल रही है छुप छुपा के, इसको बाकायदा एक कानूनी शक्ल देनी चाहिए, इस ट्रेड को बढ़ाना चाहिए। ये ट्रेड हो आसपास के मुल्कों के साथ तो हमारे लिए अच्छा हो, क्योंकि अफ़गानिस्तान हमारे लिए पिछले 40 साल से दर्द सर्द बना हुआ है। जब से ये हमने यहाँ से मुजाहिद इंपोर्ट किए और फिर वो एक्सपोर्ट होकर फिर पाकिस्तान आ गए, और यहाँ दहशत गर्दियाँ बढ़ गई। जो दहशत गर्दी आज तक चल रही है, आज तक ये दहशत गर्दी ख़त्म नहीं हो रही। दहशत गर्दी के साथ अब मुआशी दहशत गर्दी भी अफ़गानिस्तान से हो रही है, तो पाकिस्तान से रोज़ाना के बुनियाद पर 15 से 20 करोड़ डॉलर अफ़गानिस्तान जा रहे हैं समग्र होकर। और वहाँ अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है पाकिस्तानी रुपये पे, जो आज तक कभी नहीं लगी। पिछले 50-60 सालों में जब से पाकिस्तान बना है तब से पाकिस्तानी रुपये में कारोबार होता था, लेकिन अब अफ़गान गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी रुपये पे पाबंदी लगाई है, सब चीज़ें डॉलर पे आ रही हैं। तो इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। 10 से 12 अरब डॉलर रोज़ाना, 12 करोड़ डॉलर रोज़ाना जो है काबिल जा रहे हैं, जिससे भी हमारे डॉलर के रेट पर फ़र्क पड़ रहा है। ये भी बड़ा एक मसला है। तो अभी देखें IMF की किस्त कब आती है, उसके बाद यकीनन फिर थोड़े बहुत हालात मज़ीद बेहतर होंगे। बाकी तो आलमी मार्केट में भी हालात बहुत ख़राब है। फ्रांस में भी आप देखें आए दिन मुज़ाहरे हो रहे हैं, झड़पें हो रही हैं। लंदन में भी मुज़ाहरे हो रहे हैं, सरकारी मुलाज़मीन वहाँ हड़तालों पे हैं, एयरपोर्ट के मुलाज़मीन हड़तालों पे हैं। जर्मनी और सारे यूरोप में यही सूरत हाल है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है और कसाद बाज़ारी है। अमेरिका में खुद ये सूरत हाल है, वहाँ भी इंटरेस्ट रेट, जो डिस्काउंट रेट होता है स्टेट बैंक का वहाँ का, उसको भी बढ़ा दिया गया है, सूद की शरह बढ़ा दी गई है। ये सारी दुनिया में एक जो है फिनोमेना है इस वक्त चल रहा है, वो उसकी लपेट में पाकिस्तान भी है। लेकिन उसके अलावा भी पाकिस्तान अपने मसाइल की वजह से भी इस दलदल में फंसा हुआ है। पिछले 4 साल एक नाहल टोले को हुक्मरान बना के बिठा दिया गया, जिन्होंने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा, और कह रहे हैं कि फिर भी हम शरीफ और पाक हैं। आखिर में एक और बात बताता जाऊं कि PTI की एक जो है खातून ने, जो पिंडी से हैं, जिनकी तस्वीर भी सोशल मीडिया में चल रही है, कहा है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उनके जोड़े के बाद इमरान खान और उसके बीवी का जोड़ा सबसे अफजल है। तो ये नापाक जो बातें कर रहे हैं, एक बेचारा जिसने पंजाब में कहा था कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने जो कश्ती का वाक़या मशहूर है, उस पे कहा कि मैं इस पे नहीं मानता, उस गरीब को मार मार के लोगों ने बेहाल कर दिया फजूल में, क्योंकि वो गरीब था, इसलिए सब ने उस पर हाथ उठाए और वो जाके हॉस्पिटल में दाखिल हुआ। लेकिन यहाँ कोई बात नहीं कर रहा, यहाँ ये रोज़ाना दीन के बारे में गंद फैला रहे हैं, लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।